यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। आरव बेटा, तुम ठीक हो न? एक घबराई हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। आदित्य की चेतना जैसे वापस लौटने लगी। उसने धीमे स्वर में सोचा, ये आवाज किसकी है? क्या मैं मर नहीं गया था? तभी एक तीखी पीड़ा उसके सिर में गूंज उठी। आदित्य दर्द से कराह उठा और अपना सिर पकड़ लिया। उसने आंखें खोलीं तो सामने एक सुंदर स्त्री और एक मनमोहक लड़की खड़ी थीं। वह स्त्री किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। हालांकि वह बहुत थकी हुई लग रही थी, फिर भी उसके भूरे बाल और गरिमामयी छवि किसी का भी दम रोक सकती थी। ध्यान से देखने पर समझ आता था कि उसने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। वहीं वो लड़की, मानो सौंदर्य की परिभाषा हो। अगर वह धरती पर होती तो लोग कहते, जिसने उसे देखा उसने जीवन की संपूर्णता देख ली। उसके काले बाल और हरे आंखें, उसकी उम्र शायद 15 से ज्यादा नहीं रही होगी। वो दोनों रो रही थीं और उसे जोर जोर से झकझोर रही थीं। आदित्य के मन में विचार आया, अरे मैं बीमार हूँ। क्या तुम लोग मुझे थोड़ा शांति से नहीं देख सकती? अगर ऐसा ही चलता रहा तो सच में मर जाऊंगा। किसी और दिन होता तो आदित्य को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वक्त उसका शरीर बहुत कमजोर महसूस हो रहा था। वो और झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं ठीक हूँ माँ। श्रेया, अब मत रो, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आरव, तू ही मेरा सब कुछ है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? भैया, 2 दिन से आप ऐसे ही पड़े हो, मुझे लगा आप मर गए। तभी उसका पेट गुर्राया। ग्रर। महिला ने खिड़की से बाहर झांका और कहा, रथ रोक दो जरा। आरव, मैं तेरे लिए कुछ बनाने जाती हूँ। भैया, मैं मम्मी की मदद करूंगी ताकि खाना जल्दी तैयार हो जाए। आप यहीं आराम करो। ठीक है, आदित्य ने धीरे से कहा। जैसे ही श्रेया और उसकी मां रथ से उतरे, आदित्य ने आंखें मूंद ली और सब कुछ समझने की कोशिश करने लगा। वह धरती पर एक 26 साल का सफल मैकेनिकल इंजीनियर था, जिसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी अच्छी जानकारी थी। उसे अभी अभी प्रमोशन मिला था और काम से लौटते समय एक भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ। हाय, प्रमोशन तो मिला था, मगर मर गया। अब वह भारतवर्ष के कंचनगढ़ राज्य के 15 वर्षीय अवैध राजकुमार आरव राठौड़ के शरीर में था। उसकी मां कुसुम कभी महल में दासी थी। जब उसके सौतेले भाई युवराज यश का जन्म हुआ, तब राजा नशे में चूर था। महल लौटते समय उसने कुसुम को देखा और जबरन अपना अधिकार जताया। बाद में जब राजा को पता चला कि वह गर्भवती है, तो उसने उसे महल की नौकरी से निकाल दिया और एक पिछला कमरा दे दिया ताकि कोई अपमान न हो। राजा की 3 रानियां थीं, जो हर बार कुसुम को अपमानित करती। राजा जब भी आरव या उसकी मां को देखता तो ऐसे घृणा से देखता मानो वे कोई दोष हों, जैसे कुसुम ने लालच में कुछ किया हो, जबकि असलियत में जुल्म राजा का था। रही बात श्रेया की, तो वह भी एक जमींदार राय बहादुर गोविंदलाल की नाजायज संतान थी। उसकी मां की मौत के 4 महीने बाद गोविंदलाल ने उसे बेटी मानने से इनकार कर दिया। तब कुसुम ने उसे घर में रख लिया ताकि वह भूख से या किसी के हाथों तंग न हो। कुसुम ने उसे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। श्रेया 10 साल की उम्र में इस घर में आई थी और तब से हमेशा आरव के साथ रही। राजा के कुल 6 संतानें थीं, जिनमें आरव भी शामिल था। 4 लड़के और 2 लड़कियां। वीर राठौड़, पहली रानी से उम्र 19, जानवी राठौड़, तीसरी रानी से उम्र 18। करण राठौड़, दूसरी रानी से उम्र 18। तन्वी राठौड़, पहली रानी से उम्र 17। यश राठौड़, तीसरी रानी से उम्र 16। और फिर मैं, आरव राठौड़, नाजायज उपेक्षित। सब मिलकर आरव को सताते थे, नौकर से भी बदतर व्यवहार करते। इसी कारण आरव शांत, गंभीर और परिपक्व स्वभाव का हो गया था। 1 महीने पहले जब आरव 15 साल का हुआ, तब राजा ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह सिंधवन का स्वामी होगा। साथ ही यह भी कहा गया कि अब सिंधवन भारतवर्ष का हिस्सा नहीं रहेगा। सिंधवन राज्य का तीसरा सबसे बड़ा नगर था, लेकिन भूख और सर्दी के कारण वहां से लोग पलायन कर चुके थे। ये राज्य के एकदम किनारे पर था, आगे राज्य और पीछे अनंत सागर। राजा ने जैसे उसे और उसकी मां को देश से निकाल बाहर किया हो। और अब जब सिंधवन भारतवर्ष का हिस्सा नहीं रहा, तो युद्ध या आपदा की स्थिति में कोई सहायता नहीं दी जाएगी।
क्या चालाक बूढ़ा है। अब मैं आदित्य नहीं बल्कि आरव राठौड़ हूँ। मुझे अब इस बंजर धरती को बसाना होगा। वो सोच ही रहा था कि अचानक एक आवाज गूंजी, होस्ट चयनित। सिस्टम विश्लेषण प्रारंभ। 20%, 35%, 71%, 100%। आरव चौंक गया। क्या धरती पर जो सिस्टम वाली कहानियां थीं, वो सब सच थी? आरव को वह आवाज अपने दिमाग के भीतर से सुनाई दी, एक बेरुखी से भरी यांत्रिक सी आवाज। डिंग। क्या आप प्रणाली से जुड़ना चाहते हैं? जुड़ो। डिंग। तकनीकी प्रणाली से जुड़ाव पूर्ण हुआ। मेजबान को इस संसार में उन्नत तकनीक और विकास लाने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। आरव कुछ क्षणों तक स्तब्ध रहा, फिर भीतर से उत्तेजना महसूस करने लगा। प्रणाली, तुमने मुझे क्यों चुना? उसने उत्सुकता से पलकें झपकाते हुए पूछा। उत्तर, जब मेजबान धरती पर था तब उसका बुद्धि गुणांक 260 था। वर्तमान में वह धरती से उपलब्ध सबसे बुद्धिमान मृत व्यक्ति था जिससे प्रणाली को जुड़ने का अवसर मिला। उच्च बुद्धि स्तर के कारण प्रणाली की जानकारी तक पहुंच आसान होगी। प्रणाली से जुड़ने के लिए न्यूनतम बुद्धि गुणांक 250 अनिवार्य है। तो मैं सबसे होशियार मरा हुआ इंसान था। ठीक है, पर क्या? प्रणाली, क्या तुम बिल्कुल निश्चित हो? उत्तर, हाँ। धरती पर अभी भी मुझसे अधिक बुद्धिमान लोग हैं, पर वे जीवित हैं। मेजबान की सौभाग्यपूर्ण मृत्यु के कारण आप अगला सर्वोत्तम विकल्प बने। आरव लगभग खून थूकने वाला था। ये सौभाग्य मेरे लिए था या तेरे लिए? खैर, अब क्या ही कर सकता हूँ, जो होना था हो चुका है। प्रणाली, तुम्हारा उपयोग कैसे करूं? मेजबान को उसकी जागीर की स्थिति के अनुसार कार्य दिए जाएंगे। यदि विकास के लिए आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध नहीं है, तो प्रणाली उसे इनाम के रूप में देगी। जब कार्य पूर्ण होंगे, तो पुरस्कार भी प्राप्त होगा। साथ ही मेजबान प्रणाली से कुछ बुनियादी उपकरण भी खरीद सकता है जो कार्यों में सहायक होंगे। बुनियादी उपकरण खरीद सकता हूँ? हाँ। मेजबान इन्हें अनुभव, तकनीकी और बोनस अंकों के माध्यम से खरीद सकता है। अनुभव अंक तब मिलते हैं जब मेजबान प्रणाली के ज्ञान का प्रयोग अपने नगर के विकास में करता है। तकनीकी अंक तब प्राप्त होते हैं जब कोई उन्नत तकनीक तैयार की जाती है। बोनस अंक तब मिलते हैं जब मेजबान स्वयं की बुद्धि से कोई नई खोज करता है या किसी बड़ी समस्या का समाधान करता है। प्रणाली की कोई सीमा नहीं है, जितना ऊपर जाओगे उतनी कठिनाई बढ़ेगी। फिर एक स्क्रीन आरव के सामने प्रकट हुई जिसमें उसकी वर्तमान जानकारी थी। मेजबान का नाम आरव राठौड़, ग्रेटर दैन आयु 15, स्थिति भारतवर्ष से निर्वासित राजकुमार, सिंधवन का नवनियुक्त स्वामी। स्तर प्रारंभिक, वर्तमान अवस्था हास्यास्पद रूप से दुर्बल। यदि मेजबान अधिक समय तक हवा में खड़ा रहा तो उड़ जाएगा। नोलेट विस्प नामक विष से ग्रस्त। तारांकन। आरव को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। ये जहर किसने दिया? पिता या मेरे सौतेले भाई बहनों ने? धत तेरी, अभी तो आया हूं और पहले ही जहर खा चुका हूं। अब समझा, जब माँ और श्रेया ने मुझे हिलाया था तो ऐसा क्यों लग रहा था जैसे दोनों पहलवान हों। मगर चलो, जिसने भी किया हो, अगर इस बाप ने कभी तुझे पकड़ लिया तो तू गया। हा हा। तभी स्क्रीन पर एक उपहार की तरह लिपटा हुआ डिब्बा प्रकट हुआ जिससे वो चौंक गया। प्रणाली प्रारंभिक पैकेज, खेती की मूलभूत जानकारी। मेजबान को पहले अपनी भूमि का विकास करना होगा ताकि वह आगे जाकर अपनी प्रजा के लिए उन्नत उपकरण बना सके। अतिरिक्त इनाम, प्रणाली मेजबान को पूरी तरह से ठीक कर देगी और सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक बल भी प्रदान करेगी। आरव ने उस पैकेज पर क्लिक किया और तुरंत ही ज्ञान की एक लहर उसके मस्तिष्क में दौड़ गई। उसके साथ ही उसका शरीर भी बलवान होता जा रहा था। जब वह ज्ञान पूरी तरह आत्मसात कर चुका तो उसने अपनी कलाई की ओर देखा और चकित रह गया। जो हाथ अभी कुछ देर पहले भूत के शरीर जैसा लग रहा था, वह धीरे धीरे बदलने लगा था। अब वो फिर से इंसानी लगने लगा था। जब उसने शरीर की हालत परख ली, तब उसने मिशन टैब खोला। वहां 2 मुख्य कार्य दिखाई दिए। उसने पहले पर क्लिक किया। मिशन, क्या सच में तुम्हारी भूमि बंजर है? खेती की जानकारी का उपयोग करो और भोजन की कमी की समस्या हल करो। तुम्हारे राज्य को भविष्य की तकनीक की रक्षा करने के लिए मजबूत होना होगा। राज्य मजबूत तभी होगा जब उसकी प्रजा मजबूत होगी। उपमिशन, भविष्य की योजनाओं के लिए क्षेत्र का नक्शा प्रणाली की मदद से तैयार करो। इनाम, बारूद और तोप निर्माण का ज्ञान, साथ में 100 विकास अंक। समय सीमा, कोई निश्चित समय सीमा नहीं। आरव को ये कार्य तर्कसंगत लगा। अगर सिंधवन में लोग भूखे रहेंगे तो वे न तो काम करेंगे और न ही युद्ध लड़ पाएंगे।
पहले भोजन जरूरी था। उसने दूसरे कार्य पर क्लिक किया। मिशन स्तर 1 पूरा करने के लिए पर्याप्त अंक एकत्रित करो। आवश्यकताएं 2000 अनुभव अंक और 10,000 तकनीकी अंक। समय सीमा कोई निश्चित समय सीमा नहीं। इनाम स्तर 2 अनलॉक होगा। आरव ने कंधे उचकाए। करना तो है ही, ये कोई बड़ी बात नहीं, बस समय लगेगा। शायद 5 कार्यों या उससे अधिक में जाकर ही मैं अगला स्तर पा सकूंगा। प्रणाली मुझे इस संसार के बारे में बताओ। उत्तर ये संसार हर्टफिलिया कहलाता है, जिसमें 9 महाद्वीप हैं। मेजबान वर्तमान में पाइनो नामक महाद्वीप पर है। पाइनो में 5 राज्य हैं: भारतवर्ष, करुणा, देवपुर, तरीक और योधन। हर राज्य में कम से कम 15 मुख्य नगर और 30 छोटे नगर होते हैं। मेजबान की जागीर का नाम सिंधवन है, जो भारतवर्ष का तीसरा सबसे बड़ा नगर है। प्रणाली सिंधवन की स्थिति क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा। सिंधवन 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। प्रणाली के अनुसार वहां वर्तमान में कुल 1582 लोग रहते हैं। भारतवर्ष में एक छोटे नगर में भी कम से कम 10,000 लोग होते हैं। तुम्हारी जागीर एक प्रमुख नगर के मानकों पर भी खरी नहीं उतरती। यहाँ भोजन की व्यवस्था लगभग नहीं के बराबर है। लोग मुख्य रूप से मछली पकड़ते हैं, पर वह सभी को पर्याप्त नहीं पड़ती। सर्दियाँ बहुत कठोर होती हैं, जिससे कई लोग काल के ग्रास बनते हैं। आरव को अब स्थिति स्पष्ट थी। कम से कम अब उसे मालूम था कि कहाँ से शुरुआत करनी है। उसने अपनी बग्घी के भीतर का निरीक्षण किया। बग्घी फटी पुरानी और एकदम सामान्य लोगों की लग रही थी। उसे फर्क नहीं पड़ता, परंतु ये देखकर हैरानी जरूर हुई कि एक पिता अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। राजा ने उन्हें भेजने में एक कौड़ी भी नहीं खर्च की। कैसा कंजूस आदमी है ये भी, उसने सिर हिलाते हुए सोचा। तभी श्रेया भीतर आई। उसने आरव को देखा तो कुछ पल चौंकी, फिर कई बार पलकें झपकाईं। भाई आरव तो फिर से पुराने जैसे दिखने लगे हैं। वह मन से प्रसन्न हुई। भाई आरव, आप तो पहले से बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या आप खाना भीतर खाना चाहेंगे या बाहर? उसने मुस्कराकर पूछा। बाहर खाऊंगा। आरव बग्घी से नीचे उतरा और श्रेया के साथ चल दिया। फर्श पर बैठे 10 समूह थे। हर समूह में कम से कम 30 लोग खाने के ढेर के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। जब वह उनके पास से गुजरा तो सभी एक घुटने पर झुक गए और उसे शाही अभिवादन दिया। जय हो राजकुमार, आप सब बैठ जाए, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है, उसने मुस्कराते हुए कहा। सभी लोग राहत की सांस लेते हुए फिर से बैठ गए। वह श्रेया के पीछे पीछे चलता रहा, सिर हिलाते हुए। जब उसने अपनी माँ को देखा तो उसकी ओर बढ़ गया और उनके पास बैठ गया। माँ ने उसे बहुत गौर से देखा, पहले बाईं ओर घुमाया, फिर दाईं ओर, फिर अचानक उसे कसकर गले लगा लिया और उसके माथे पर हाथ रखकर जैसे उसका तापमान जांचने लगी। उसी समय श्रेया ने उसकी कलाई पकड़ ली, जैसे नाड़ी जांच रही हो। फिर उसका चेहरा पकड़कर दाईं से बाईं ओर और बाईं से दाईं ओर घुमाया, जैसे खुद को ये यकीन दिला रही हों कि वो सचमुच ठीक है। मैं राजा हूँ, भगवान के लिए। आप लोग मुझे अब भी बच्चा ही समझते हैं। अगर मेरे सिपाहियों ने मुझे ऐसे देखा तो क्या सोचेंगे, और इस तरह हिलाने डुलाने से तो चक्कर आने लगेंगे, उसने मन ही मन सोचा। छोटे आरव, अब तबीयत ठीक लग रही है, लेकिन जब सिंधवन पहुंचेंगे तो किसी वैद्य को जरूर दिखा लेंगे। ये लो और खाना खाओ, माँ ने कहते हुए एक बड़ी थाली निकाली और उस पर खाना परोसने लगी। आरव की आंखें फैल गईं। उसने देखा कि पूरी टोली में उसकी थाली सबसे बड़ी थी। पूरी टोली छोड़ो, उसने अपने जीवन में इतनी बड़ी थाली पहले कभी नहीं देखी थी। इस थाली से खाना कौन खाता है? सच बताओ, पेट भरकर मुझे मारने की योजना है क्या? भाई आरव, ये लो, मेरा भी खाना ले लो, श्रेया ने भी कहा और खाना उसकी थाली में डालने लगी। माँ भी बिना रुके खाना परोसती जा रही थी। जब आखिरकार थाली भर गई तो माँ ने खुद चम्मच उठाकर उसके मुंह की ओर बढ़ा दी। हे भगवान, अब आप मुझे खिलाने भी लगी, वो अंदर ही अंदर चिल्ला उठा। जब कुसुम ने देखा कि वह चम्मच का खाना नहीं खा रहा तो उन्हें लगा शायद खाना गर्म है, तो फिर उन्होंने वही किया जो कोई भी माँ करती, चम्मच पर फूंक मारने लगी। फूं फूं, लो अब ठंडा है, जल्दी खा लो छोटे आरव। आरव को तो कुछ बोलना ही नहीं सूझा। उसने अपनी टोली की ओर देखा। साफ था कि सब अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक का तो चेहरा ही नीला लाल हो रहा था हंसी रोकते रोकते। उसने आंखों ही आंखों में मदद मांगी, लेकिन सभी ने कंधे उचकाकर खाना जारी रखा। क्या यही होता है माँ होना? ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आज खिलाने दो, आखिर बीमार हूँ।
तो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? शायद अपने पिछले जन्म में वो अनाथ था, माँ बाप का प्यार कभी नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में भले ही उसका पिता निकम्मा हो, माँ तो एक परी है। उसके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो सच में उसकी परवाह करते हैं। उसने एक नज़र श्रेया पर डाली और अचानक उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो अब तक की सबसे सुंदर लड़की थी जो उसने देखी थी। ऊपर से पुराने आरव का भी वह हर समय ध्यान रखती थी। जब उसे कोई सताता, वह हमेशा उसका साथ देती। वह न सिर्फ वफादार और दयालु थी, बल्कि अंदर से मजबूत भी थी। आरव ने मन ही मन कसम खाई कि वह हमेशा उसका ख्याल रखेगा और उसकी रक्षा करेगा। हालांकि वह माँ और श्रेया के इस प्यार से बहुत भावुक हो गया था, फिर भी सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या मैं तुम्हें कोई बेबी पिग दिखता हूँ? 3 जवान आदमी भी इतनी थाली नहीं खा पाएंगे, ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन जब उसने माँ और श्रेया के उत्साहित चेहरे देखे तो मन ही मन तय किया, चलो आज पेट भरने दो, यही दिन है जब मैं ज्यादा खा के मरूंगा। जब आरव और उसकी माँ राजधानी से रवाना हुए थे, तब उन्हें सिर्फ 330 योद्धा दिए गए थे, जबकि हर जागीरदार या राजा के बेटे को कम से कम 3000 योद्धा दिए जाते थे। उसके हर भाई को 15 साल की उम्र में समृद्ध नगर दिए गए थे, 10,000 से ज्यादा योद्धाओं के साथ। यहाँ तक कि उसकी बहनों को भी राजधानी में विशाल भवन मिले और उनके पास भी 3-3 हजार योद्धा थे। जो योद्धा उसके साथ आए थे, उन्हें राज्य ने अनुपयुक्त या निकम्मा घोषित किया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वे सभी अच्छे लोग थे, जिन्हें सिर्फ अन्य शक्तिशाली लोगों ने सताया था। पर इन सब में 5 असाधारण योद्धा थे। सबसे पहले लूसियस, जो नाइट कमांडर था, राज्य का एक सम्माननीय पद। जब उसने इस्तीफा देकर कहा कि वह आरव के साथ सिंधुवन जाएगा, तो सभी चौंक गए। लेकिन आरव को तो पता था, लूसियस ने बचपन से ही उसका ख्याल रखा था, जैसे पिता। और आरव को पूरा यकीन था कि लूसियस को उसकी माँ से प्रेम है, बस माँ ही कुछ समझती नहीं। क्या मुझे इन दोनों का रिश्ता बनवाना पड़ेगा? आखिर माँ को भी तो खुश रहने का हक है, सोचते हुए वो खाना खाता रहा। लूसियस के पास बैठे 3 योद्धा थे, ज्योति, मिहिर और गिरीश। ये तीनों लूसियस के शिष्य थे और आरव को अपना भाई मानते थे। सभी मेहनती थे और नाइट कैप्टन की पदवी पा चुके थे। आखिर में वह देखता है अपने सबसे खास त्रय पसी की ओर। त्रय उसका निजी अंगरक्षक और सबसे करीबी मित्र था। वह इतना वफादार था कि कभी भी उसकी छाया की तरह साथ रहता। वो साथ में मजाक करते, खेलते, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती, त्रय किसी भी हद तक चला जाता। सिर्फ 19 साल का होने के बावजूद त्रय बहुत बलशाली था और नाइट लेफ्टिनेंट बन चुका था। राज्य में योद्धाओं की रैंक उनके कौशल और उपलब्धियों से तय होती थी। सबसे नीचे स्क्वायर, फिर पेज, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कमांडर, मास्टर कमांडर और फिर प्रोविस्ट। सबका पेट भरने के बाद उन्होंने अपना सफर फिर शुरू किया, अपने नए घर की ओर, सिंधुवन। जैसे ही वे शहर के करीब पहुंचे, लैंडन की सांस थम सी गई। ये शहर राजधानी जितना बड़ा था। कहते थे कि यहाँ की जमीन वीरान है, लेकिन सच कहूं तो जो कोई भी इसे छोड़ दे, वह बड़ा मूर्ख होगा। शायद मेरे पिता ने यहाँ की समस्याओं के बारे में सुना होगा, पर कभी शहर की जमीनी हकीकत को देखने नहीं आए। कितने भोले हैं वे, लैंडन ने मन ही मन सोचा। बेमार्ट के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं, लगभग 16 मीटर ऊंची। शहर में केवल एक बड़ा द्वार था, जिससे लोग आते जाते थे। ये शहर बिल्कुल उस काल्पनिक मध्ययुगीन नगर जैसा दिखता था, जिसे फिल्मों में दिखाया जाता है। जैसे जैसे उनकी गाड़ी शहर में घुसी, लोग उनकी तरफ उत्सुक नजरों से देख रहे थे। फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। क्या वह नया मालिक है और उसका परिवार? क्या वे हमारी मदद करेंगे? मैंने सुना है नया मालिक राजशाही में पसंदीदा नहीं है। क्या सच में हम खत्म हो जाएंगे? लैंडन ने ध्यान से आसपास देखा और इस नई जगह की हालत का आंकलन करने लगा। लोग बेहद गरीब थे और उनके पास कुछ खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। भोजन वे ज्यादातर मछली पकड़ने और कभी कभार शिकार से जुटाते थे। अगर उसे इस राज्य का संचालन करना था तो पैसों की जरूरत थी, बहुत सारी। भाग्य से उसकी माँ और पुराने लैंडन काफी समझदार थे। उसकी माँ ने जब से लैंडन का जन्म हुआ था, सभी सिक्के बचा कर रखे थे। लैंडन ने खुद 7 वर्ष की उम्र से ही बचत शुरू कर दी थी। राजकुमारों को 7 साल की उम्र से माहवारी भत्ता मिलता है, क्योंकि उसी उम्र से उनका प्रशिक्षण शुरू होता है। राजधानी में राजा की पत्नियों को 500 सोने के सिक्के महीने के मिलते थे, जबकि उसकी माँ केवल 200 ही लेती थी। जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है, तो उसने समझ लिया था कि एक दिन उन्हें निकाल दिया जाएगा। इसलिए उसने हर पैसा बचा लिया, केवल जरूरत का सामान खरीदा।
लैंडन को 7 साल की उम्र में पेज के तौर पर प्रशिक्षण मिलने लगा। उसे 50 सोने के सिक्के महीने के मिले, जबकि उसके भाइयों को 300 सोने के सिक्के। लैंडन अपना पूरा पैसा मां को बचाने के लिए देता था। वे ज्यादा खर्च नहीं करते थे। चूंकि वे महल के पीछे रहते थे और उनके पास सब कुछ था, उन्होंने काफी पैसे बचा लिए थे। लेकिन अब सब बदलने वाला था। पहले उनके पास केवल खुद थे, पर अब पूरा राज्य, उसके रक्षक, नौकर और अधिकारी थे। पहले ये सभी अपने वेतन साम्राज्य से लेते थे, पर अब लैंडन को खुद खर्च उठाना था। उसने जल्दी से हिसाब लगाया कि उनकी बचत 6 महीने तक सभी खर्चे पूरा कर सकती थी। रुपयों का हिसाब कुछ ऐसा था: 100 तांबे के सिक्के एक चांदी का सिक्का बनाते थे, और 100 चांदी के सिक्के एक सोने के सिक्का। औसत वेतन 250 तांबे के सिक्के का था, जबकि एक शूरवीर की न्यूनतम वेतन 700 तांबे से शुरू होती थी, जो उनके पद पर निर्भर करता था। उसे ये भी ध्यान में रखना था कि नए हथियार, उपकरण और भवन बनाए जाने थे। उसे याद आया कि उसे शुरुआती उपकरणों का पैकेज भी मिला था। जब तक खेती से खाना उगता, तब तक उन्हें मछली पकड़नी पड़ती। जब वे शहर के महल पहुंचे, तो नौकरानियां दौड़ी और उनका अभिवादन किया। आपका स्वागत है, महामहिम, महामहिमाएं, वे झुककर बोलीं। आराम से बैठो, मैं तुम्हारा नया मालिक हूँ, लैंडन बार्न। यह मेरी माँ किम, मेरी मित्र लूसी, मेरे वफादार रक्षक और कर्मचारी हैं। अब चलो, हमारे नए घर को देखते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। परिचय के बाद जब पूरे महल का निरीक्षण हो चुका, तो लैंडन ने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया। ज्यादातर लोग 20 के आसपास के थे, कुछ किशोर थे और कुछ जवान नौजवान। महल में कुल कितने कर्मचारी हैं? उसने पूछा। एक युवती, लगभग 20 साल की, आगे आई और बोली, महाराज, कुल 30। 12 माली, 4 अस्तबल के नौकर, 3 रसोइया और 11 नौकरानियां। अच्छा, नाथन, डैनियला, सामने आओ, उसने कहा। महाराज, वे दोनों आगे बढ़े। नाथन 40 की उम्र में एक विश्वसनीय बटलर थे, जबकि डैनियला मध्यम आयु की महिला थीं। वे शादीशुदा थे और उनका एक बेटा गैरी था। नाथन, तुम्हें लड़कों का प्रशिक्षण देना है, और डैनियला, तुम्हें लड़कियों का। महीने के अंत में वेतन मिलेगा, 350 तांबे के सिक्के। इसे अपने परिवार का ध्यान रखने में लगाओ। यदि किसी को कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क करना। आखिरकार, हम सब एक परिवार हैं। कर्मचारियों के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी झलकने लगी। यहाँ पैसे की बहुत कमी थी। भले ही वेतन कम था, लेकिन महाराज का दिया हुआ वेतन सामान्य से 100 तांबे ज्यादा था। इसका मतलब उनके लिए बड़ा उपहार था। महाराज इतने दयालु और उदार हैं, हमें उनकी सेवा पूरी निष्ठा से करनी चाहिए, उन्होंने मन ही मन सोचा। सभी नौकरों को विदा करने के बाद लैंडन ने अपने रक्षकों से बात करनी शुरू की। तुम सभी ने मेरे घर की सेवा वर्षों से की है। ये हमारा नया घर है, नई जिंदगी है। साम्राज्य ने हमें हमेशा के लिए निकाल दिया है। वह रक्षकों की तरफ देख रहा था। उनमें गुस्सा था। शायद उन्हें लगता है कि वे हमारी हार देखेंगे। शायद सोचते हैं कि बिना उनकी मदद के हम सब मर जाएंगे। वे हमें कमजोर, असहाय और बोझ समझते हैं, पर मैं ऐसा नहीं सोचता। हम इस जगह को स्वर्ग बनाएंगे और उन्हें यहाँ आने नहीं देंगे। उसके शब्द सुनते ही रक्षक उत्साहित हो उठे। वे अपने अपमान के दिनों को याद कर रहे थे जब उन्हें अपमानित किया गया था। यहाँ तक कि लूसी और उसकी माँ भी अपनी रक्त में उबाल महसूस कर रही थीं। क्या आप सब मेरे साथ हैं? हाँ, वे चिल्लाए। मैंने पूछा, क्या आप सब मेरे साथ हैं? हाँ। अच्छा, क्योंकि मुझे सुपर नाइट चाहिए जो कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लें। इसलिए मैं केवल सुपर नाइट को वेतन दूंगा। सभी पेज को 1000 तांबे, स्क्वायर को 2000, लेफ्टिनेंट को 3500, कैप्टन को 6000, मेजर को 9000, कमांडर को 12000, मास्टर कमांडर को 15000 और प्रोविस्ट को 18000 तांबे महीने के मिलेंगे। सब हैरान थे। यह वेतन मानक से काफी अधिक था। यह एक नया युग है, नया समय है, नया घर है और नया राजा है। लंबी उम्र हो राजा की। लंबी उसे पता था कि वह शूरवीरों की ट्रेनिंग के तरीके को बदल देगा, लेकिन उसे धीरे धीरे शुरुआत करनी होगी। इस युग में धरती जैसा कोई कठोर प्रशिक्षण यहाँ नहीं था। असल में जब वो 18 साल का था, तब उसने 2 साल तक अपनी मातृभूमि की सेवा की थी। उसके बाद वो मैकेनिकल इंजीनियर बना। वह सबसे बेहतर जानता था कि उन सभी सैन्य प्रशिक्षणों का कितना महत्व होता है। चूंकि सिस्टम अंततः उसे तोपखाने और बारूद बनाने का पूरा ज्ञान देगा, यह मान लेना सही होगा कि वह जल्द ही अपनी खुद की मशीन गनें बनाएगा। इसलिए उसे सैनिकों की प्रतिक्रिया क्षमता और शारीरिक स्थिति को इस काबिल बनाना था कि वे हथियार या कोई भी सैन्य उपकरण कुशलता से संभाल सकें।
हालांकि उसके पास अभी कोई बंदूक नहीं थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस तरह के प्रशिक्षण के फायदे को नज़रअंदाज कर देगा। ये रूटीन सैनिकों को आत्मविश्वास, अपने अधीनस्थों और साथियों के प्रति सम्मान देने की क्षमता, नेतृत्व कौशल, अपनापन, गर्व और दूसरों के प्रति सहानुभूति के साथ साथ एक मजबूत शरीर देने में मदद करते थे। उसे ऐसे सैनिक चाहिए थे जो उसके प्रति, लोगों के प्रति और राज्य के प्रति वफादार हों, न कि जो केवल पुरस्कार या पैसे के लिए काम करें। उसने सैनिकों को गंभीरता से निहारते हुए लगभग सभी की आंखों से मुलाकात की। वो एक अनुभवी सैनिक की आभा दे रहा था। कल सुबह सूर्योदय से पहले सभी शूरवीर महल के अंदरूनी हिस्से में प्रशिक्षण के लिए जमा होंगे। इस प्रशिक्षण में नए रूटीन होंगे, साथ ही आपकी तलवारबाजी की नियमित प्रैक्टिस भी जारी रहेगी। जो भी देर से आएगा उसे पूरे दिन न तो नाश्ता मिलेगा, न दोपहर का भोजन, 3 से अधिक बिना कारण की गैरहाजिरी पर एक दिन भूखा रहना पड़ेगा और कड़ी सजा भी मिलेगी। अब क्या आप समझ गए? सभी शूरवीरों ने एक स्वर में कहा, हाँ मेरे राजा। बहुत बढ़िया। अब 3 समूह बनाओ। समूहों की कोई विशेष क्रमवारता जरूरी नहीं है, पर हर समूह में कम से कम 100 सैनिक होने चाहिए। ये कहकर वह अपनी माँ और श्रेया, लूसी की ओर बढ़ा। माँ, हमें सभी शूरवीरों, कामगारों और अपने लिए पर्याप्त खाना चाहिए। हमारे पास कितना है? उसने पूछा। उसकी माँ ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हमारे पास 3 गाड़ियों में गेहूं, 1 गाड़ी में राजमा, 1 में मटर, 1 में जौ, राई और ओट्स, और 1 गाड़ी में खेती के लिए कई तरह के बीज हैं। यह अच्छा है। माँ, श्रेया, कल सुबह सुनिश्चित करो कि रसोई सभी शूरवीरों के लिए पर्याप्त खाना बनाए। मुझे हर सुबह सूर्योदय पर खाना आंगन में चाहिए। उसने धीरे से कहा। आखिरकार वह उसकी माँ थी, कोई सैनिक नहीं, और श्रेया ऐसी लड़की थी जिसके लिए वह गहराई से परवाह करता था। श्रेया ने आदित्य के सुंदर चेहरे को देखा और शर्माते हुए सोचा, भैया इतने कूल और हैंडसम कब हो गए? वह देखने लगी और उसका चेहरा लाल हो गया। दूसरी ओर कुसुम ने अपने बेटे का चेहरा देखकर मुस्कुराई और मन ही मन कहा, मेरा छोटा बच्चा बड़ा हो गया है, कितना प्यारा है, इतना मर्दाना और सख्त बर्ताव कर रहा है। उसने उसकी गालों को हल्के से छुआ और कहा, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, जरूर मैं ये काम करूंगी। अब ये हमारा घर है, जो भी चाहिए बस कह देना। भैया, पूछने की क्या जरूरत, जो कुछ भी चाहिए मैं करूंगी, श्रेया ने कहा। जैसे ही उसने ये कहा, उसका चेहरा और भी लाल हो गया। कुसुम हंस पड़ी और आदित्य सोच में पड़ गया कि माँ इतनी क्यों हंस रही है। धन्यवाद माँ, धन्यवाद श्रेया। उन्हें देखकर उसे लगता था कि वह सचमुच भाग्यशाली था, फिर भी वह अंदर से एक सांस छोड़ा। औरतों, क्या तुम मुझे गंभीरता से नहीं ले सकती? भले ही मैं दिखने में 15 साल का लगूं, मैं एक पूरी तरह से बड़ा आदमी हूं। क्या तुम्हें ये गंभीर सैन्य समय नहीं दिख रहा? तुमने कहा कि मैं बड़ा हो गया हूं, फिर भी यहाँ सार्वजनिक जगह पर मेरी गालें चिपका रही हो। छोड़ो यार, कोई देखा नहीं वरना ये गंभीर माहौल मजाक बन जाता। अपनी माँ से बात खत्म करके उसने चारों ओर देखा। उसके सैनिक 3 मुख्य समूहों में बंटे हुए थे। कमांडर लूसियस को छोड़कर वह गंभीर चेहरे के साथ उनकी ओर बढ़ा। हमारे राज्य में 3 शूरवीर कप्तान हैं। सभी शूरवीर इन कप्तानों के अधीन होंगे। ये कप्तान सीधे कमांडर लूसियस को जवाब देंगे। कप्तान जोश। जोश भीड़ में से आगे बढ़ा और सलामी दी। मेरे राजा, वह घुटनों के बल झुका। तुम पहले समूह के सभी सैनिकों का नेतृत्व, प्रशिक्षण और देखभाल करोगे। जैसा आपका आदेश। जोश कमांडर लूसियस के पास गया, सलामी दी और पहले समूह की ओर बढ़ा। उसके सामने पहुंचते ही सभी ने चिल्लाया, कप्तान। जोश उनके सामने खड़ा हुआ और आदित्य की ओर देखा। आदित्य ने फिर मार्क और गैरी को अन्य टीमों का नेतृत्व सौंपा और वही प्रक्रिया दोहराई। जब सभी अपनी अपनी टीमों से संतुष्ट दिखे तो वे सभी आदित्य की ओर मुड़े और बोले, हमारे प्रभु। वे पहले की राजधानी की तुलना में यहाँ कहीं अधिक अपनापन महसूस कर रहे थे। किसी ने भी उनकी इतनी कद्र नहीं की थी जितनी आदित्य कर रहा था। आप सब एक दूसरे को परिवार, भाई समझो। एक साथ खाओगे, साथ काम करोगे, साथ मजबूत बनोगे और साथ मिलकर इस राज्य का निर्माण करोगे। कोई शूरवीर पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। वे चौंक गए। कुछ लोग तो बिल्कुल दंग रह गए। कोई पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा सुना था। इस दुनिया में मजबूत जीतते हैं और कमजोर खत्म हो जाते हैं, यही नियम था। लेकिन अधिकांश को साम्राज्य में कमजोर माना जाता था, इसलिए आदित्य के शब्दों से वे बहुत प्रभावित हुए। अभी हम जमीन का निरीक्षण करेंगे। कमांडर लूसियस, आपकी क्या राय है?
आदित्य ने लूसियस की ओर देखते हुए पूछा। मेरे राजा, यह एक उत्कृष्ट विचार है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम सभी निरीक्षण पर जाएं ताकि सिंधवन की सुरक्षा के लिए उचित योजना बना सकें। लूसियस ने तुरंत उत्तर दिया। मैं सहमत हूं। आखिरकार हमें यहाँ की स्थिति का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। मिली जानकारी के आधार पर हम सभी को कर्तव्य और जिम्मेदारियां सौंप पाएंगे। अब चलो सिंधवन का जायजा लेते हैं। जैसे ही वह अपने सैनिकों के साथ चलने लगा, लूसियस मुस्कुराते हुए उसे रोक लिया। छोटे आदित्य, क्या तेरी गालें अभी भी दर्द कर रही हैं? जैसे ही वे किले से बाहर निकले, आरव राठौड़ ने तुरंत सिस्टम को चेक किया। सिस्टम, मैं तुम्हारी मदद से इस जागीर की सीमाएं कैसे तय कर सकता हूं? उत्तर दे रहा हूं, स्वामी। स्वामी को बस राज्य का नक्शा देखना है जो सिस्टम में संग्रहित है, और उन क्षेत्रों को हाईलाइट करना है जो स्वामी की जागीर में आते हैं। इतना ही। आरव को विश्वास नहीं हुआ। हाँ, तो जब मुझे अपनी जागीर का विस्तार करना हो तब? ऐसे में स्वामी को बस सिस्टम के नक्शे पर और क्षेत्र हाईलाइट करने होंगे। आरव ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये प्रणाली बहुत उपयोगी है। ये स्वामी को किसी भी शत्रु के हमले या अवांछित आगंतुकों की जानकारी समय रहते देगी। तो ठीक है। आरव ने नक्शे में सिंधवन को घेरते हुए एक वृत्त खींचा। उसने सुनिश्चित किया कि शहर की दीवारों और सीमा के बीच कम से कम 20 मीटर का अंतर हो। काम पूरा करते ही एक पॉपअप स्क्रीन खुली। क्या आप चयनित जागीर को मॉनिटर पर देखना चाहेंगे? वो उत्साहित हो गया। मॉनिटर की मदद से वह बिना वहां गए पूरे सिंधवन की निगरानी कर सकता था। ये तब बहुत उपयोगी होगा जब उसे किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़े। उसने हाँ पर क्लिक किया और शहर को देखा। मॉनिटर किसी आम फ्लैट स्क्रीन टीवी जैसा लग रहा था। वह देख सकता था कि समुद्र किनारे कुछ लोग मछली पकड़ रहे थे, शहर में खेती हो रही थी, कुछ लोग शिकार पर जा रहे थे, शहर की दीवारें, महल, सब कुछ दिख रहा था। सिस्टम का ये मैपिंग फंक्शन उसे पूरी तरह संतुष्ट कर रहा था। सिंधवन 3 क्षेत्रों में बटा था, ऊपरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और निचला क्षेत्र। जब वे ऊपरी क्षेत्र से गुजरे तो आरव ने देखा कि वहां कुल 16 जागीरें थीं, हर एक में कम से कम 6 पत्थर की हवेलियां और 10 छोटे भवन थे। हवेलियां बहुत विशाल थीं, हर एक में निजी आंगन और नौकरों के आवास थे। प्रत्येक जागीर के चारों ओर 4 फुट ऊंची बाड़ थी। बाड़ के पास खड़ा कोई भी व्यक्ति पूरी जागीर देख सकता था। अगर धरती पर होती तो इन हवेलियों को किसी प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। ये विशाल थीं, लेकिन आरव के महल जितनी नहीं। कम से कम अब यहाँ कोई रईस नहीं है जो मुझे परेशान करे। पहले शहर का प्रमुख आरव के महल में ही रहता था, और ये अन्य हवेलियां राय बहादुरों और रियासतों के अधीन थीं। जैसे ही उन्होंने सुना कि अब सिंधवन भारतवर्ष की सुरक्षा में नहीं है, वे सब राजधानी भाग गए। उन्हें एक 15 वर्षीय राजकुमार की सेवा करना स्वीकार नहीं था, जिसे उनके हिसाब से कोई शक्ति नहीं थी। उनके अनुसार आरव एक व्यर्थ का राजकुमार था, जिसके पास सिर्फ 330 सैनिक थे। वे खुद शारीरिक रूप से उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे और उनके पास ज्यादा योद्धा थे। इस दुनिया में शक्ति ही सब कुछ थी। वे जानते थे कि आरव और उसका परिवार भारतवर्ष से निष्कासित होकर सिंधवन भेजे गए थे। वहां रुकने का अर्थ होता था राजा के क्रोध को न्योता देना। आरव की सेवा करना मानो राजा के साथ गद्दारी करना था। साथ ही वे अपने योद्धाओं को सिंधवन की सुरक्षा में नहीं लगाना चाहते थे। यदि कभी युद्ध छिड़ता तो कोई सहायता नहीं मिलने वाली थी। जागीर में खाद्यान्न की कमी थी, और यह जोखिम कोई उठाना नहीं चाहता था। राजा का संकेत स्पष्ट था, मैं चाहता हूं कि आरव राठौड़ भारतवर्ष से दूर रहे, और यदि कोई उसकी मदद करेगा तो उसे दंड मिलेगा। जब आरव और उसका दल ऊपरी क्षेत्र से आगे बढ़ा तो वे मध्य क्षेत्र में पहुंचे, जहां सामान्य नागरिक रहते थे। जैसे जैसे वे शहर में आगे बढ़े, वे लोगों का अभिवादन करते और जिन्हें मदद चाहिए होती उन्हें सहायता देते। आरव पूरे माहौल को ध्यान से देख रहा था। राजधानी की तुलना में ये मकान अत्यंत कमजोर प्रतीत हो रहे थे। राजधानी के मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते थे, टिकाऊ और स्थायित्वपूर्ण। जबकि सिंधवन के ये मकान लकड़ी, मिट्टी और घास के बने थे। ढांचे लकड़ी के थे, दीवारें सूखी हुई मिट्टी और टहनियों के मिश्रण से बनी थीं, और छतें घास की। इन्हें मिट्टी ईंट घर कहा जाता था। अब समझ में आता है कि क्यों सिंधवन में भारतवर्ष की सबसे ज्यादा मृत्यु दर थी। सड़कें ऊपरी क्षेत्र जैसी नहीं थीं, जगह जगह कीचड़ और गड्ढे थे।
जैसे ही वे निचले क्षेत्रों की ओर बढ़े, उन्होंने कुछ लोग धनुष बाण लेकर शिकार पर जाते देखे, कुछ महिलाएं पानी ला रही थीं और बच्चे खेलते नजर आए। निचले क्षेत्र में पहुंचते ही सब और हरियाली और खेत थे। आरव ने लगभग 300 खेत देखे, पर केवल 5 लोग ही उन पर काम करते दिखे। ये साफ था कि लोगों को लगता था कि जमीन बंजर है। पश्चिम की ओर देखने पर आरव ने 2 विशाल हवेलियां देखीं। पूर्व की ओर देखने पर केवल एक ही बड़ी जागीर दिखी। उसका मन उत्सुक हो उठा। उसने लोकेश और दल की ओर देखा। रईसों ने ऊपरी क्षेत्र छोड़कर यहाँ हवेलियां क्यों बनवाई होंगी? क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? बिल्कुल, मेरे राजा, लोकेश ने कहा और सभी ने सिर हिलाया। मेरे राजा, शायद उन्हें इस क्षेत्र में कुछ मूल्यवान मिला हो, इसीलिए उन्होंने यहाँ रहना चुना होगा, एक संकोची सैनिक ने कहा। उस सैनिक के बाल सुनहरे थे और आंखें गहरी भूरी। अगर वह धरती पर होता तो किसी के पॉप कलाकार जैसा लगता। उसके शरीर में कोई खास मांसपेशियां नहीं थीं। वह एक सूखी लकड़ी जैसा पतला था। आरव को चिंता नहीं थी, क्योंकि एक बार प्रशिक्षण शुरू हो जाने पर सभी अच्छे योद्धा बन जाते। उसके स्वर में झिझक और डर झलक रहा था, जैसे उसे खुद पर विश्वास न हो। तुम्हारा नाम, उम्र, पद और कप्तान का नाम बताओ, आरव ने पूछा। बबलू वैन, उम्र 17 वर्ष, स्क्वायर, कप्तान महेंद्र के अधीन, मेरे राजा। बबलू, ये बहुत उत्तम सुझाव था। शायद वहाँ कुछ ऐसा हो जो हमारे राज्य को मजबूत बना सके। बहुत अच्छा, आरव मुस्कराते हुए बोला। भीतर ही भीतर वह चकित था। बबलू की उम्र 17 वर्ष और दिखता 14 का था। राजा से सराहना पाकर बबलू बहुत प्रसन्न हुआ। जब वह बोल रहा था तब वह कांप रहा था, लेकिन अब जब उसने राजा को मुस्कुराते देखा, उसे खुद पर थोड़ा विश्वास हुआ। बाकी सैनिकों ने भी सहमति में सिर हिलाया। बबलू की बात उन्हें सही लगी। आखिरकार जब यहाँ गांव वाले भी नहीं रहते, तो रईसों ने यहाँ क्यों बसने का निर्णय लिया? कुछ तो बात जरूर थी। पहले पश्चिम चलो। मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ 2 हवेलियाँ क्यों हैं जबकि पूरब में केवल एक। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।